नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी वक्फ बिल पर जारी सियासी रार की, बिल पर एनडीए के सहयोगी दलों के समर्थन की इनसाइड स्टोरी की, देखेंगे जांच एजेंसियों पर बघेल के आरोपों को, दिल्ली में अस्पतालों पर गरमाई सियासत को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे ट्रंप के टैरिफ ऐलान से भारत पर इसके असर के बारे में। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। वक्फ बिल पर तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप, कहा विपक्ष की अनदेखी कर देर रात वक्फ बिल को कराया पारित। वक्फ बिल पर जारी विवाद के बीच बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचे पीएम मोदी। इसके बाद श्रीलंका की राजकीय यात्रा पर भी होंगे रवाना। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर बहस के बाद लोकसभा में वैधानिक प्रस्ताव पारित, विपक्ष ने भी किया समर्थन। राज्य में शांति और स्थिरता की बहाली का किया आह्वान। म्यांमार में भूकंप के बाद हर तरफ तबाही का मंजर, 3000 के पार पहुंचा जान गंवाने वालों का आंकड़ा, अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। वक्फ बिल को लेकर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिन लोकसभा में पारित होने के बाद आज राज्यसभा में इस बिल पर हंगामा बरपा है। विपक्ष मोदी सरकार पर आरोप लगा रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष बिल पर मुसलमानों को भरोसा दिला रहा है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी पर बुरी तरह बरस पड़े। तो बिल को लेकर और क्या कुछ हुआ सदन में, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। वक्फ बिल पर सियासी तकरार जारी है। लोकसभा में पेश करने के बाद अब राज्यसभा में इसे लेकर खूब हंगामा देखने को मिल रहा है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी सरकार पर राज्यसभा में जमकर बरसे। खड़गे ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के वक्फ की जमीन हड़पने के आरोप पर पलटवार किया। खड़गे ने कहा, ये बीजेपी वाले जो आरोप लगा रहे हैं साबित कर दे, मैं झुकूंगा नहीं। उन्होंने कहा, अगर आरोप साबित होते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं है वो। इस दौरान खड़गे ने अनुराग ठाकुर से इस्तीफा देने की भी मांग कर डाली। इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कल अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में मुझ पर पूरी तरह से झूठ और निराधार आरोप लगाए। मेरे सहयोगियों ने चुनौती दी तो उन्हें अपनी टिप्पणी वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल अनुराग ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान कहा था कि भारत को वक्फ के डर से मुक्ति चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के शासन में बने वक्फ कानून का मतलब था खाता ना बही, जो वक्फ कहे वही सही। वक्फ बिल पर बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले लिया था, जिसके बाद सदन में हंगामा मच गया। बीजेपी सांसद ने कहा था कि वक्फ बोर्ड का मकसद मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए संपत्तियों का मैनेजमेंट करना था, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने राजनीतिक संरक्षण देते हुए उन्हें वोट बैंक का एटीएम बना दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस पर हमला करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कर्नाटक में जो वक्फ का घोटाला हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी हाथ था। उन्होंने आगे कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, ये कभी जाति के नाम पर कभी धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करती है, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने अनुराग ठाकुर के साथ ही पूरी बीजेपी को राज्यसभा में एक साथ निशाने पर ले लिया, साथ ही कई सारे आरोप भी लगा दिए। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और वक्फ बिल को लेकर राजनीतिक पारा चरम पर है। लोकसभा में पारित होने से पहले इस बिल पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान के रुख पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि इन दोनों नेताओं ने ही बिल पर आपत्ति जताई थी। लेकिन आखिर में दोनों नेताओं ने इस पर खुलकर पक्ष रख दिया, जिसने देश की राजनीति में सियासी भूचाल ला दिया। तो क्या है वक्फ बिल पर एनडीए की इनसाइड स्टोरी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। तकरीबन 12 घंटे की बहस, सवाल जवाब, हंगामा, आरोप प्रत्यारोप और वोटिंग के बाद बीजेपी वक्फ बिल को लोकसभा में पारित करने में सफल हो गई। बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि 232 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया। लेकिन मोदी सरकार की असली परीक्षा बिल को राज्यसभा में पेश करने की है, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। बहरहाल इन सब के बीच चर्चा इस बात की हो रही है कि इस बिल पर फूंक फूंक कर कदम रखने वाली बीजेपी को इतनी हिम्मत कहां से मिली। दूसरा ये कि बीजेपी के खुद के सहयोगी दल ही इस बिल पर एकमत नहीं थे। हालांकि आखिर में सदन में तस्वीरें कुछ और ही दिखाई दी। इसके पीछे कहा जा रहा है कि बीजेपी की चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना से दिल्ली तक बैठकों का लंबा सिलसिला किया, साथ ही नीतीश कुमार और चिराग पासवान को भी राजी किया। राजनीतिक जानकारों की माने तो लोजपा नेता चिराग पासवान सहयोगियों को टेंशन दे रहे हैं। उनके बीजेपी के विचारधारा से अलग बयानों ने उस वक्त बीजेपी को टेंशन में डाला हुआ है जब बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बता दें, हाल ही में चिराग पासवान ने बीजेपी की नमाज और नवरात्र को लेकर की गई राजनीति पर उल्टा जवाब देते हुए इसे बेतुका और खराब कहा था। इससे पहले 5 सांसदों वाली चिराग पासवान की पार्टी बिल को लेकर समर्थन में नहीं थी, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अमित शाह ने चिराग से मुलाकात करके बिल पर राजी किया। आने वाले चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर भी कोई रणनीति तय की गई। इसके बाद ही लोजपा ने बिल को समर्थन दिया। वहीं नीतीश कुमार को लेकर भी यही बातें सामने आ रही है कि चुनाव में नीतीश कुमार को मिल रही कड़ी टक्कर को देखते हुए इस बिल पर कोई राजनीतिक सौदेबाजी की गई है। यही वजह रही कि ललन सिंह और पार्टी ने 1 अप्रैल को खुले तौर पर बिल को समर्थन देने का ऐलान कर दिया
और बीजेपी इसे संसद में पारित कर पाने में कामयाब हो गई। हालांकि अब देखना होगा कि बीजेपी राज्यसभा में इसे पास करवा पाती है या नहीं। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बड़ी कार्रवाई कर उन्हें आरोपी बनाया है, जिस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच भूपेश बघेल ने भी मामले पर बीजेपी और जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगा दिए। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के महादेव सट्टा ऐप मामले में सीबीआई ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल पर बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने उनके निवास पर छापेमारी कर बघेल को आरोपी बना दिया है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। इसी कड़ी में ईडी की इस कार्रवाई के बाद भूपेश बघेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार और जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगा दिए। दरअसल भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां उनकी राजनीतिक हत्या करना चाहती हैं, उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करना चाहती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध के तहत की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि एफआईआर 18 दिसंबर को दर्ज हुई थी, लेकिन इसे मंगलवार 1 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया। ये एफआईआर ईडी और सीबीआई के बीच इधर उधर हो रही है। इसी के साथ उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार के पास गैम्बलिंग से संबंधित कोई कानून नहीं है और न ही ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए कोई कानून मौजूद है। केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि जब पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं, तब सीबीआई और ईडी की छापेमारी होती है। पीएम मोदी के आने से पहले ईडी की रेड पड़ी, अब अमित शाह आ रहे हैं और एक एफआईआर को इतने समय बाद सार्वजनिक किया जा रहा है। इसका क्या औचित्य है? पूर्व मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन उन्हें इससे कोई डर नहीं। उन्होंने कहा, मैं ना पहले भागा था ना अब भागूंगा, गिरफ्तार करना है तो कर लो, मुझे कोई डर नहीं। बताते चले महादेव सट्टा ऐप के लिए बनाया गया है। इस पर यूजर पोकर, कार्ड गेम, चांस गेम और लाइव गेमिंग खेलते हैं। ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस और फुटबॉल और चुनाव जैसे खेलों में भी अवैध सट्टा लगाया जाता है। अवैध सट्टे के नेटवर्क के जरिए ऐप का जाल तेजी से फैला। सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खोले गए, जिसमें ईडी इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इसमें भूपेश बघेल का नाम भी शामिल किया गया है। दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता संभालते बीजेपी राज में बिजली और पानी की भारी किल्लत के बाद अब सरकारी अस्पतालों में दवाइयां भी गायब हो गई। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के कई सरकारी अस्पतालों में मरीज घंटों लाइन में खड़े होकर भी दवाइयां नहीं हासिल कर पा रहे, जिससे हालात बद से बदतर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इस मुद्दे पर जबरदस्त सियासत भी गर्मा गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में बीजेपी की सरकार संभालते ही बिजली, पानी और अस्पतालों में दवाइयों को लेकर संकट खड़ा हो गया है, जिस पर जबरदस्त सियासी भूचाल मच गया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में दवाओं की भारी किल्लत हो गई है। सरकारी अस्पतालों की फार्मेसी के बाहर मरीजों की लंबी लाइनें लग रही है। डॉक्टर जो दवाएं मरीजों के लिए रख रहे हैं, या तो वो ज्यादातर फार्मेसी में उपलब्ध नहीं है या लोगों को भारी पैसे देकर दवाएं खरीदनी पड़ रही है। ऐसे हालातों में लोग परेशान हैं। पिछले काफी वक्त से दिल्ली में दवाओं को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। बता दें, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि लोगों को दवाओं के लिए कितनी मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में दवाइयों का स्टॉक खत्म हो गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अचानक दवाओं का संकट दिल्ली के अस्पतालों में कैसे पैदा हो गया। इस पर आम आदमी पार्टी ने सीधे बीजेपी पर हमलावर होते हुए इसे दिल्ली वालों के साथ साजिश से जोड़ा है। केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बिजली पानी के बाद अब दिल्ली में दवाओं के लिए दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में गरीब लोग आते हैं। साथ ही आपने कहा कि दिल्ली की सत्ता में आते ही बीजेपी पहले चुनावी वादों से मुकरी और अब अस्पतालों से दवाओं को गायब किया जा रहा है। इस तरह दवाओं की किल्लत पर बीजेपी निशाने पर आ गई। हालांकि इसके पीछे बताया गया है कि दवा बनाने वाली कंपनियों को टेंडर जारी किया जाता है। टेंडर्स की जांच परख में थोड़ा समय लगता है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि जो टेंडर जारी किए गए थे उनमें कुछ ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थी। ऐसे में हम इसके कानूनी पहलू पर सोच रहे हैं, इसलिए प्रोसेस में देरी हो रही है। बहरहाल दवाओं की किल्लत पर बीजेपी निशाने पर आ गई, क्योंकि 27 साल बाद सत्ता में आने के बाद दिल्ली में बीजेपी ने वादे किए थे कि वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करेंगे, लेकिन हालात उसके उलट नजर आ रहे हैं, इसलिए बीजेपी निशाने पर आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक रूप से भारत पर 26% रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा वाला टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इस दौरान ट्रंप ने फिर दोहराया कि भारत बहुत सख्त है, मोदी मेरे अच्छे दोस्त है, लेकिन हमारे साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है। ट्रंप के इस लहजे पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं ट्रंप के ऐलान के बाद भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार भी मच गया है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार जैसे को तैसा वाले टैरिफ की घोषणा कर दी है। बुधवार 2 अप्रैल की देर रात डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत करीब 180 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। बता दें, ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने इसे मुक्ति दिवस बताते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिका को फिर से अमीर बनाना शुरू कर दिया है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए फिर दोहराया कि भारत बहुत सख्त है।
मेरे मोदी अच्छे दोस्त थे, लेकिन हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे। ट्रंप ने कहा, भारत अमेरिका पर 52% तक टैरिफ लगाता है, इसलिए अमेरिका भारत पर 26% टैरिफ लगाएगा। अन्य देश हमसे जितना टैरिफ वसूल रहे, हम उनसे लगभग आधे टैरिफ लेंगे, इसलिए टैरिफ पूरी तरह से रेसिप्रोकल नहीं होगा। मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन ये बहुत से देशों के लिए कठिन होता। हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। ट्रंप के इस ऐलान और भारत को लेकर दिए बयान पर जहां सवाल उठ रहे, तो वहीं दूसरी तरफ इससे दुनिया में ट्रेड वॉर के गहराने की आशंका और तेज हो गई है। दरअसल पिछले काफी वक्त से ट्रंप भारत को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे, जिस पर विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार इस पर जवाबदेही तय करने के बजाय खामोश है। टैरिफ से पहले अमेरिका से भारतीय प्रवासियों को जंजीरों में बांधकर भेजने के साथ ही फेंटेनाइल तस्करी में चीन के साथ भारत का नाम जोड़ा गया और अब टैरिफ को लेकर किए ऐलान ने मोदी सरकार को सवालों के कटघरे में ला दिया है। इसके अलावा ट्रंप के इस ऐलान के बाद से दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली है। इसका असर भारतीय बाजारों पर भी दिखाई दे रहा है। शेयर बाजार खुलते ही सेंसेक्स 450 अंकों तक गिर गया, जबकि निफ्टी में 180 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। वहीं टैरिफ के ऐलान का सीधा और सबसे ज्यादा असर आईटी और बैंकिंग शेयरों पर दिखाई दे रहा है। बाजार में गिरावट के चलते निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक बीएसई का कुल मार्केट कैप एक ही दिन में 3.27 लाख करोड़ कम हो गया। ये नुकसान बाजार में भारी बिकावली का संकेत देता है। बताते चले, ट्रंप सरकार द्वारा लगाए गए सभी इम्पोर्ट्स पर 10% यूनिवर्सल टैरिफ 5 अप्रैल से और बाकी 16% 10 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। रिपोर्ट्स में ये भी दावे किए जा रहे हैं कि इस टैरिफ से देश पर 35 अरब का बोझ भी बढ़ सकता है। अब देखना होगा कि टैरिफ का आने वाले वक्त में किस तरीके का असर भारत पर देखने को मिलता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।